ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 531। इवान के मुके के कारण जब अमारा लैब रूम से बाहर निकली तो वह लैब के बाहर लड़ रहे कुछ निम्न स्तर के राक्षसों से टकरा गई और वे सभी प्रभाव के कारण खून के धुंध में बदल गए। दहाड़। हालांकि अमारा के शरीर को ढंकने वाले तराजू ने बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी वह लैब के बाहर दुर्घटनाग्रस्त होने पर दर्द से दहाड़ उठी। इवान भी अमारा के पीछे पीछे लैब रूम से बाहर आया। जैसे ही वह कमरे से बाहर आया, उसकी शक्ति को कम करने वाले संरचनाओं का प्रभाव समाप्त हो गया और उसने अपनी पूरी ताकत वापस पा ली। लैब रूम से बाहर आने के बाद इवान ने जो पहला काम किया वह था पूरी प्रयोगशाला को सोनिक बैरियर कौशल से कवर करना ताकि कोई भी एस्केप स्क्रॉल का उपयोग करके बच न सके। दहाड़। उसकी छाया मरे और राक्षसों के बीच लड़ाई के कारण पूरी प्रयोगशाला हिल रही थी। हर जगह अलग अलग तरह के कौशल लॉन्च किए जा रहे थे और पूरी प्रयोगशाला अस्त व्यस्त थी। राक्षसों की संख्या उसके छाया मरे से कहीं ज्यादा थी और सिर्फ उसके छाया मरे राक्षस भी मौत से नहीं डरते थे। इवान ने देखा कि कैसे एक्लिप्स ने ए रैंक के मानवरूपी राक्षस का हाथ काट दिया, लेकिन उस राक्षस ने एक पल भी नहीं हिला और एक्लिप्स पर हमला करना जारी रखा। हालांकि राक्षसों की संख्या उसके छाया मरे से ज्यादा थी और ये राक्षस मौत से नहीं डरते थे, फिर भी वे दो कारणों से उसके छाया मरे से मुकाबला नहीं कर सकते थे। सबसे पहले, उसके सभी छाया मरे A+ रैंक के थे, इसलिए वे राक्षसों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। दूसरा, उन राक्षसों के विपरीत जो घायल होने के बाद खुद को ठीक नहीं कर सकते थे, इवान लगातार अपने छाया मरे को ठीक कर रहा था, इसलिए वे सभी सही हालत में थे। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो नेक्रोस और एस्ट्रोनॉक्स बिना किसी परेशानी के वह काम पूरा कर पाएंगे जो मैंने उन्हें दिया था। इवान ने थोड़ी देर प्रयोगशाला में इधर उधर देखने के बाद मन ही मन सोचा। अचानक वह एक तरफ हट गया और अपनी कोहनी का इस्तेमाल करके उसकी पीठ के पीछे हमला करने लगा। स्विश, क्रैक। जैसे ही वह एक तरफ हटा, एक तेज रोशनी उस जगह पर चमकी जहां एक पल पहले उसकी गर्दन थी और उसकी कोहनी वोलाक के चेहरे पर लगी, जिसने उस पर छिपकर हमला करने की कोशिश की थी। इवान की कोहनी की वजह से वोलाक का जबड़ा टूट गया और वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर चला गया। अगर तुम किसी पर छिपकर हमला करने की योजना बना रहे हो तो कम से कम अपने शरीर से निकलने वाले राक्षस की घिनौनी आभा को छिपाने की कोशिश करो। इवान की कोहनी से घायल होने के बाद वोलाक के संभलने से पहले उसने एक ठंडी आवाज सुनी और आसन्न कयामत की भावना ने उसके शरीर को घेर लिया। बिना कुछ सोचे समझे उसने तुरंत अपने एक कौशल का इस्तेमाल किया और काले धुएं में फट गया। जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया। जैसे ही वह गायब हुआ, काले धुएं को एक विशाल लाल रंग की कुल्हाड़ी ने 2 टुकड़ों में काट दिया। इवान ने अपनी जीभ चटकाई जब उसने देखा कि वोलाक समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम था और उसके आश्चर्यजनक हमले से बच गया। उसने अपने द्वारा इस्तेमाल की गई विशाल लाल कुल्हाड़ी को वापस खींच लिया और उसे अपने कंधे पर टिका दिया। वह कुल्हाड़ी जो उसने पकड़ी हुई थी, ए रैंक आर्टिफैक्ट की आभा छोड़ रही थी और काफी डरावनी लग रही थी। ये वह कुल्हाड़ी थी जो उसे ब्रूट्स के स्टोरेज रिंग में मिली थी। बर्सिक फ्यूरी क्लीवर, ए रैंक घने काले स्टील से बनी एक कुल्हाड़ी। जब इसका धारक युद्ध में क्रोधित हो जाता है तो ये कुल्हाड़ी उनकी ताकत और गति को बढ़ाती है, जिससे वे एक बर्सिक में बदल जाते हैं। यह इस उन्मत्त अवस्था में घावों को झटकने की क्षमता भी प्रदान करती है। कुल्हाड़ी उसके ब्लेजरब्रिंगर गॉन्टलेट्स जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यह इतनी तेज थी कि एक एस रैंकर के लिए भी खतरा पैदा कर सकती थी, इसलिए इवान ने फिलहाल इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया क्योंकि उसके गॉन्टलेट्स की अभी भी मरम्मत की जा रही थी। दहाड़। जैसे ही वोलाक गायब हुआ, अमारा भी अपने पिछले हमले से उबरकर खड़ी हो गई। उसके शरीर से सुनहरी लपटों की एक लहर फूट पड़ी और उसके 2 छायादार मरे हुए और एक मानव जैसा राक्षस जो उसके करीब था जलकर राख हो गया। उसने क्रोध भरी आंखों से इवान को देखा और उसकी ओर दौड़ पड़ी। अमारा को एक क्रोधित बैल की तरह अपनी ओर आते देखकर इवान मुस्कुराया और उसी समय हवा के हेरफेर और आत्मा अवशोषण कौशल का इस्तेमाल किया। वह कुल्हाड़ी जो उसने पकड़ी हुई थी हरी रोशनी से चमक उठी क्योंकि तेज हवा ने उसे ढकना शुरू कर दिया था। उसी समय उसने हवा के हेरफेर की शक्ति को बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में 500 आत्माओं का इस्तेमाल किया। अचानक कुल्हाड़ी को ढकने वाली हरी हवा सफेद रोशनी से जगमगा उठी और उसमें से एक तेज आभा बाहर की ओर फूट पड़ी। एवन ने अपने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी की मूठ पकड़ी और उसे अमारा की ओर घुमाया जो उसकी ओर बढ़ रही थी। दहाड़ना बंद करो, बेवकूफ। अमारा की राक्षसी प्रवृत्ति ने उसे खतरे के बारे में चेतावनी दी और उसने तेज कुल्हाड़ी को रोकने के लिए अपने बाएं पंजे का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी उसके पंजे से टकराई जो इगुआनॉक्स के कठोर शल्कों से ढका हुआ था, वूश, कुल्हाड़ी को ढकने वाली हवा बाहर की ओर फूट पड़ी और उसका पंजा उसके हाथ के बाकी हिस्से से कट गया। दहाड़। प्रयोगशाला में एक दर्दनाक दहाड़ गूंज उठी और अमारा की बांह से लाल खून बहने लगा।
कुल्हाड़ी घुमाने के बाद इवान ने जल्दी से अपना संतुलन ठीक किया और एक बार फिर हमला करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह फिर से हमला कर पाता, उसके हाव भाव बदल गए और उसने बगल की ओर जाने की कोशिश की। स्विश! वह मुश्किल से दूर हटा, तभी वोलेक उसके बाईं ओर दिखाई दिया। एक तेज खंजर की रोशनी चमकी और इवान के बाएं हाथ पर एक घाव खुल गया, जो उसके कंधे से कोहनी तक फैला हुआ था। फूंक! इवान ने अपने दांत पीस लिए और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल वोलेक को पीछे धकेलने के लिए किया, जबकि उसके बाएं हाथ से दर्द आ रहा था। वोलेक को पीछे धकेलने के बाद उसने अपने घाव को देखा और पुनर्जनन कौशल को सक्रिय किया। लेकिन जब उसने पुनर्जनन कौशल को सक्रिय किया तो इवान ने देखा कि उसका घाव बहुत धीमी गति से ठीक हो रहा था और उसके बाएं हाथ में संवेदना खत्म हो रही थी। जहर! इवान ने सोचा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जब वह अभी भी जहर के बारे में सोच रहा था तो उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई, क्योंकि उसने देखा कि अमारा की आंखों में पागलपन गायब हो गया था, क्योंकि वह अपने एक पंजे को खोने के बाद दर्द महसूस कर रही थी। इवान की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि अमारा की आंखों में पागलपन गायब हो रहा था जब उसने उसका एक पंजा काट दिया। इग्वानॉक्स की शक्ति को नियंत्रित न कर पाने के कारण अमारा अब तक एक नासमझ राक्षस की तरह हमला कर रही थी। लेकिन इवान जानता था कि अगर वह होश में आ गई तो उससे निपटना आसान नहीं होगा। वोलाक ने भी देखा कि अमारा अपने होश में आ रही थी, इसलिए उसने टेलीपैथी कौशल का इस्तेमाल किया और उसे होश में लाने में मदद करना शुरू कर दिया। इवान अपनी उच्च आध्यात्मिक शक्ति के कारण वोलाक द्वारा इस्तेमाल की गई टेलीपैथी तरंगों को आसानी से महसूस कर सकता था, लेकिन वह उसे रोकने के लिए तुरंत उसकी ओर नहीं बढ़ा। उसने सबसे पहले अपने बाएं हाथ पर घाव को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह घाव को ठीक करने के लिए लगातार पुनर्जनन का उपयोग कर रहा था, लेकिन जहर की वजह से पुनर्जनन कौशल ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसका खून बैंगनी हो रहा था और वह धीरे धीरे अपने बाएं हाथ की संवेदना खो रहा था। जैसे ही वह मारक औषधि का उपयोग करने के बारे में सोच रहा था, उसे उस कौशल के बारे में याद आया जो उसे माइरिड फॉर्मेशन डंगोन के अंदर मिला था और उसने उसे सक्रिय कर दिया। मध्य स्तर का जहर प्रतिरोध। जैसे ही उसने कौशल को सक्रिय किया, उसके घाव से बैंगनी रक्त निकला और पुनर्जनन कौशल के कारण ये सामान्य गति से ठीक होने लगा। जब इवान ने देखा कि उसका कौशल जहर के विरुद्ध प्रभावी था और कुल्हाड़ी पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई, तो उसने राहत की सांस ली। धिक्कार है, राक्षस! वोलाक, जिसने देखा कि इवान का हाथ कैसे ठीक हो रहा था, उसे शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। इवान ने वोलाक की बात को नज़रअंदाज किया और अमारा की ओर दौड़ा, क्योंकि वह उसे होश में आने से पहले ही मार देना चाहता था। जब वोलाक ने ये देखा तो उसके हाव भाव बदल गए और वह उसे रोकने के लिए तुरंत इवान के सामने आ गया। इवान पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था, इसलिए जैसे ही वोलाक उसके सामने आया, उसने पावर ऑरा और मैना सुदृढ़ीकरण को सक्रिय किया और उस पर अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। वोलाक कुल्हाड़ी रोकना चाहता था, लेकिन इवान की झूलने की गति बहुत तेज थी। कुल्हाड़ी एक पल में उसके सामने आ गई और उसके शरीर को दो भागों में विभाजित कर दिया, लेकिन इवान ने किसी भी तरह की खुशी नहीं दिखाई, क्योंकि अचानक वोलाक का शरीर काले धुएं में बदल गया और गायब हो गया। इवान की पीठ पर एक तेज रोशनी चमकी और वोलाक वहां दिखाई दिया और अपने खंजर से उस पर वार करने लगा। जैसे ही उसका खंजर इवान की गर्दन को छूने वाला था, जमीन से दो बर्फ की जंजीरें निकलीं और वोलाक को आगे बढ़ने से रोक दिया। बिना पीछे देखे इवान ने अपनी कुल्हाड़ी को 360 डिग्री के कोण पर घुमाया और वोलाक का सिर काट दिया। लेकिन पिछली बार की तरह वोलाक का शरीर काले धुएं में बदल गया और वह गायब हो गया। लानत है इस आदमी पर! इवान ने जब ये देखा तो वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। अचानक इस बार दो वोलाक इवान के चारों ओर दिखाई दिए और एक ही समय में उस पर हमला कर दिया। इवान ने अपने दांत पीस लिए और उनके दोनों हमलों को चकमा दिया और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके उन्हें एक बार फिर से चीर दिया। लेकिन पहले की तरह ही वे दोनों काले धुएं में बदल गए और गायब हो गए। जैसे ही इवान समाधान खोजने के लिए अपने दिमाग को दौड़ा रहा था, उसके दिमाग में एक विचार आया। ऐसा लगता है कि ये क्लोन कुछ नुकसान होते ही गायब हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो इवान ने मन ही मन सोचा और अपने सबसे शक्तिशाली कौशल में से एक को सक्रिय किया। डेथ रिंग। इवान के चारों ओर एक काली घूमती हुई अंगूठी बन गई और तुरंत 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। पहले की तरह इवान के चारों ओर दो वोलेक दिखाई दिए और उसी समय उस पर हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वे अपने खंजर घुमा पाते, डेथ रिंग की वजह से दोनों काले धुएं में बदल गए। पकड़ लिया! जैसे ही वे दोनों काले धुएं में बदल गए, इवान ने अपनी दाईं ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा। वोलेक, जो इस समय छिपा हुआ था, अचानक उस जगह पर प्रकट हुआ जहां इवान देख रहा था। वह डेथ रिंग के प्रभाव के कारण पूरी तरह से स्तब्ध था, जो उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर रहा था। उसका स्थान खोजने के बाद इवान ने उसे कोई मौका नहीं दिया और तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ। वोलाक अपनी उच्च चपलता का उपयोग करके दूर जाना चाहता था, लेकिन दो बर्फ की जंजीरें जमीन से निकलीं जो उसे उसी स्थान पर बांध रही थीं। देखते हैं बेवकूफ़! इससे पहले कि वोलाक बर्फ की जंजीरों से मुक्त हो पाता, उसने इवान की आवाज़ सुनी और उसकी दुनिया उलट गई, क्योंकि इवान ने अपनी कुल्हाड़ी से उसका सिर काट दिया।
धमाका, वोलाक की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। इवान वोलाक का सिर काटने के बाद भी शांत नहीं हुआ क्योंकि उसे अभी भी याद था कि सेरा के साथ क्या हुआ था। इसके अलावा वोलाक की आभा से वह बता सकता था कि अमारा ने उसे एक राक्षस के साथ जोड़ दिया था, लेकिन लड़ाई के दौरान वोलाक कभी भी एक मानव राक्षस में नहीं बदला। लेकिन अगले ही पल इवान हैरान रह गया क्योंकि उसने वोलाक के शरीर से एक आत्मा का गोला निकलता देखा जो आधा काला और आधा बहुरंगी था। इवान किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही आत्मा के गोले देख सकता था और चूंकि वह वोलाक के आत्मा के गोले को देख सकता था, इसका मतलब है कि वह निश्चित रूप से मर चुका था। इस आदमी ने मेरे खिलाफ लड़ते समय जुड़े हुए राक्षस की शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया? इवान ने सोचा और उस आत्मा के गोले को देखा जो आधा काला और आधा बहुरंगी था। मैंने ऐसा आत्मा का गोला कभी नहीं देखा। इवान कई चीज़ों को लेकर उलझन में था लेकिन वह जानता था कि यह इसके लिए समय नहीं था। उसने शैडो स्टोरेज का इस्तेमाल किया और वोलेक के शरीर को उसमें डाल दिया। उसने सोल एब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल करके वोलेक के सोल ऑर्ब को अवशोषित नहीं किया क्योंकि वह उसे शैडो अनडेड में बदलना चाहता था और अगर वह उसके सोल ऑर्ब को अवशोषित कर लेता है तो वह उसे शैडो अनडेड में नहीं बदल पाएगा। वोलेक के शरीर को हटाने के बाद इवान तुरंत पलटा और अमारा को देखा। जिस समय वह वोलेक से निपट रहा था उस दौरान सभी राक्षस भी डेथ रिंग के अंदर फंस गए थे और अपनी जीवन शक्ति खो रहे थे। प्रयोगशाला में अधिकांश राक्षस या तो ए रैंक या बी रैंक के थे, इसलिए वे हर गुजरते सेकंड के साथ अपनी जीवन शक्ति का 3% खो रहे थे। अमारा भी वैसी ही थी और जब उसने शुरुआत में डेथ रिंग स्किल को सक्रिय किया तो वह भी हर गुजरते सेकंड के साथ अपनी जीवन शक्ति का 3% खो रही थी। लेकिन वोलेक से निपटने के बाद जब इवान ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो उसने देखा कि वह अब अपनी जीवन शक्ति नहीं खो रही थी और उसकी आंखों में पागलपन पहले ही गायब हो चुका था। अध्याय 533 नई कक्षा विशिष्ट कौशल सोल फ्यूजन भाग 1। लैब रूम से बाहर निकलने के बाद एक्वा, एक्लिप्स और स्नो ने शैडो अनडेड को प्रयोगशाला में मौजूद राक्षसों से लड़ने के लिए प्रेरित किया। जब वे लड़ रहे थे, नेक्रोस और एस्ट्रोनॉक्स आगे बढ़े, सीधे प्रयोगशाला के पीछे की ओर चले गए जहां लिफ्ट स्थित थी। कुछ राक्षसों ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन नेक्रोस और एस्ट्रोनॉक्स की शक्ति A+ रैंक के राक्षसों में सबसे अच्छी थी, इसलिए कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। नेक्रोस अपनी शक्ति को 100% बढ़ाने के लिए शक्ति वृद्धि कौशल का उपयोग कर रहा था, इसलिए सभी राक्षस जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की वे उसके द्वारा टुकड़े टुकड़े हो गए। इस बीच एस्ट्रोनॉक्स उन राक्षसों के हमलों को रोक रहा था जो दूर से उन पर हमला कर रहे थे। दोनों ने सही तालमेल से काम किया और जल्द ही वे प्रयोगशाला के पीछे पहुंच गए। केविन अभी भी रोवन और अन्य लोगों के साथ वहां था। उन सभी के चेहरे पर डर के भाव थे और वे प्रयोगशाला में उपकरणों के पीछे छिपे हुए थे, युद्ध के झटकों से खुद को बचा रहे थे। जब एस्ट्रोनॉक्स और नेक्रोस ने केविन और अन्य लोगों को देखा तो वे तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़े। नेक्रोस और एस्ट्रोनॉक्स को अपनी ओर आते देख केविन और अन्य लोगों का चेहरा पीला पड़ गया और उनकी आंखों में निराशा की चमक आ गई। केविन उनमें से एकमात्र ए रैंक का शिकारी था, लेकिन जब उसने नेक्रोस को देखा जो एक बैल की तरह उसकी ओर आ रहा था तो उसके भी पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत जुटाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कोई हमला कर पाता, नेक्रोस उसके सामने आ गया और उसके सिर को पकड़ लिया। रोवन और अन्य लोगों ने डरावनी आंखों से सब कुछ देखा क्योंकि नेक्रोस का हाथ लाल रोशनी से चमक उठा और अगले ही पल धमाका, तरबूज की तरह उसने केविन के सिर को कुचल दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। उसे मारने के बाद नेक्रोस ने केविन के शरीर को चीर-फाड़ वाली गुड़िया की तरह फेंक दिया और अपने हाथ से रोवन और अन्य लोगों को इशारा किया कि वे उसके और एस्ट्रोनॉक्स के पीछे चलें। पीछे मौजूद कुछ राक्षसों को मारने के बाद नेक्रोस और एस्ट्रोनॉक्स लिफ्ट की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने रोवन और अन्य लोगों का इंतजार नहीं किया क्योंकि इवान ने उन्हें जल्द से जल्द टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को सुरक्षित करने के लिए कहा था। अगर रोवन और अन्य लोग उनका पीछा करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो यह उनकी समस्या नहीं है। रोवन और अन्य लोग हैरान थे जब उन्होंने देखा कि नेक्रोस उन्हें अपने पीछे आने का संकेत दे रहा था। हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वे सभी पहले से ही डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उनका पीछा नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेक्रोस और एस्ट्रोनॉक्स लिफ्ट की ओर जा रहे हैं तो वे सभी एक दूसरे को देखते हैं और उनके पीछे चलते हैं। लिफ्ट के सामने 2 ए रैंक के राक्षस थे, लेकिन उन दोनों को एस्ट्रोनॉक्स ने आसानी से कुचल दिया। लिफ्ट काफ़ी बड़ी थी, इसलिए नेक्रोस और एस्ट्रोनॉक्स आसानी से उसके अंदर जा सकते थे। अंदर जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि रोवन और अन्य लोग उनकी ओर आ रहे हैं तो वे उनके अंदर जाने का इंतजार करने लगे। लिफ्ट के सामने आने के बाद रोवन और अन्य लोगों के पैर कांप रहे थे। वे सभी अपनी लार निगलकर लिफ्ट के अंदर चले गए, प्रार्थना करते हुए कि नेक्रोस उनकी खोपड़ी को न कुचले जैसे उसने केविन की खोपड़ी को कुचला था। उनके अंदर जाने के बाद एस्ट्रोनॉक्स ने लिफ्ट को चालू किया और यह ऊपर की ओर बढ़ने लगी। जब लिफ्ट प्रयोगशाला के शीर्ष पर पहुंची और रुकी तो एस्ट्रोनॉक्स और नेक्रोस आगे बढ़े और रोवन और अन्य लोगों को लिफ्ट के अंदर रहने का इशारा किया।
जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, एस्ट्रोनॉट्स बाहर कूद गया और अपने टाइटैनिक रेजिलियंस कौशल को सक्रिय कर दिया। टाइटैनिक रेजिलियंस अद्वितीय कौशल सक्रिय होने पर आप सभी आने वाली क्षति के लिए अस्थायी रूप से अजेयता प्राप्त करते हैं, जिससे आप सभी हमलों को आसानी से अनदेखा कर सकते हैं। हालांकि आप इस अवस्था के दौरान हमला नहीं कर सकते या अन्य कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। अजेयता की स्थिति 10 सेकंड तक रहेगी और इसका उपयोग हर 3 घंटे में एक बार ही किया जा सकता है। जैसे ही उसने कौशल को सक्रिय किया, 2A+ रैंक के मानव राक्षस जो बेयरमैन की तरह दिखते थे, कहीं से भी निकल आए और उस पर हमला कर दिया। ये दोनों ही मानव जैसे राक्षस थे जिनकी मौजूदगी इवान को पहले भी महसूस हुई थी जब केविन उसे यहाँ लेकर आया था। उनके हमलों से उत्पन्न शॉकवेव पूरे इलाके में फैल गई और ज़मीन इस तरह से फट गई जैसे कि वह किसी भी पल ढह जाएगी। जिस इमारत में लिफ्ट थी वह एक पल में ढह गई और नेक्रोस को लिफ्ट की ओर आने वाली शॉकवेव को रोकना पड़ा ताकि वह नीचे न गिर जाए। जब पूरी इमारत ढह गई और धूल जम गई तो दोनों बेयरमैन ये देखकर दंग रह गए कि एस्ट्रोनॉक्स पूरी तरह से ठीक था। उन्होंने तुरंत उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे पीछे हट पाते, नेक्रोस लिफ्ट से बाहर निकल गया। उसने जो स्टोरेज रिंग पहनी हुई थी वह थोड़ी चमक उठी और उसके हाथ में एक काली गदा दिखाई दी। इवान को ये गदा ओमास की स्टोरेज रिंग में मिली, जिसे उसने माइरीड फॉर्मेशन डेंगॉन से बाहर आने के बाद मार दिया था। दहाड़ बेयरमैन में से एक के सामने आने के बाद नेक्रोस जोर से दहाड़ा। उसने अपने हाथ का आकार बढ़ाने के लिए आकार हेरफेर कौशल का इस्तेमाल किया और बेयरमैन के सिर को कुचलने के लिए गदा को घुमाया। बेयरमैन ने अपने हाथों का उपयोग करके गदा को रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक एस्ट्रोनॉक्स ने उसे पकड़ लिया और उसे हिलने से रोक दिया। धमाका! गदा बेयरमैन के सिर से टकराए और एक जोरदार धमाके के साथ बेयरमैन का सिर फट गया और खून और मस्तिष्क पदार्थ चारों ओर फैल गया। नेक्रोस और एस्ट्रोनॉक्स पहले बेयरमैन को मारने के बाद रुके नहीं और दूसरे की ओर बढ़ गए। हालांकि बेयरमैन ने अभी अभी अपने साथी की मौत देखी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खोखली थीं और उनमें कोई भावना नहीं थी। लेकिन एस्ट्रोनॉक्स और नेक्रोस ने उसके हाव भाव की परवाह नहीं की और कुछ ही मिनटों में उसे मार डाला। दोनों बेयरमैन को मारने के बाद उन्होंने रोवन और अन्य लोगों को उनके पीछे आने का संकेत दिया और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर दौड़ पड़े। जब वे पहले फॉर्मेशन पर पहुंचे तो एस्ट्रोनॉक्स ने वहीं रुकने का फैसला किया और नेक्रोस ने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके रोवन और अन्य लोगों के साथ ऊपरी भूलभुलैया में जाने का फैसला किया। ऊपरी भूलभुलैया में कोई नहीं था, इसलिए नेक्रोस जल्द ही उस गोदाम में पहुंच गया जहां दूसरा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन स्थित था। जब उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो नेक्रोस ने ग्लेन और केविन के साथ मौजूद अन्य 3 शिकारियों को देखा। नेक्रोस को देखकर सभी 4 शिकारी दंग रह गए क्योंकि वे अपनी ताकत में भारी अंतर महसूस कर सकते थे। ग्लेन और अन्य लोगों को देखने के बाद नेक्रोस तुरंत अपने विशाल शरीर के साथ उनकी ओर भागा। ग्लेन और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए जब उन्होंने नेक्रोस को अपनी ओर आते देखा। वे वापस लड़ना चाहते थे लेकिन उनकी शक्ति में बहुत अंतर था और वे चारों जल्द ही नेक्रोस द्वारा मारे गए। उन्हें मारने के बाद नेक्रोस तुरंत टेलीपोर्टेशन के पास आया और इवान को एक संदेश भेजा। अध्याय 534 नई कक्षा विशिष्ट कौशल आत्मा सम्मलन भाग 2। अपने होश में आने के बाद पहली चीज़ जो अमारा ने देखी वह थी डेथ रिंग जो उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर रही थी। ये देखते हुए कि उसकी जीवन शक्ति नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से गायब हो रही थी, अमारा ने तुरंत खुद को सुनहरी लपटों की एक शक्तिशाली परत में ढक लिया। सुनहरी लपटों की परत ने डेथ रिंग को पीछे धकेल दिया और अमारा ने आखिरकार राहत की सांस ली, ये देखकर कि अब उसकी जीवन शक्ति कम नहीं हो रही थी। लेकिन डेथ रिंग को रोकने की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि अगली चीज़ जो उसने देखी वह इवान वोलेक का सिर धड़ से अलग करना था। जब उसने वोलेक को इवान द्वारा मारे जाते देखा तो उसका शरीर गुस्से से कांप उठा। उस कमीने ने अपनी आखिरी क्षण तक उस शक्ति का उपयोग नहीं किया। अमारा ने वोलेक को शाप दिया और एगाउनेक्स के पुनर्जनन कौशल का उपयोग किया जो इवान के पुनर्जनन कौशल से कमतर नहीं था। उसके पंजे से टपकता खून पुनर्जनन के कारण बंद हो गया और वह तेजी से ठीक होने लगा। इससे पहले कि इवान वोलाक को मारने के बाद मुड़ पाता, उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक नई फॉर्मेशन प्लेट ली जो अन्य फॉर्मेशन प्लेटों से बिल्कुल अलग थी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें यहाँ आने का पछतावा हो, अमारा ने धीमी आवाज़ में कहा और फॉर्मेशन प्लेट में अपना मैना डालना शुरू कर दिया। जब इवान अमारा को खत्म करने के लिए मुड़ा तो वह ये देखकर दंग रह गया कि वह अब अपनी जीवन शक्ति नहीं खो रही थी और अपना मैना एक फॉर्मेशन प्लेट में डाल रही थी। अमारा के हाथ में चमकती हुई फॉर्मेशन प्लेट देखकर इवान के दिल में एक बुरी भावना उठने लगी। बिना कुछ सोचे समझे वह तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। लौकी दीवार, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, उसके सामने सुनहरी लपटों की एक दीवार खड़ी हो गई जिसने इवान का रास्ता रोक दिया। विभाजन। सुनहरी लपटों की दीवार को देखकर इवान जोर से दहाड़ा और पावर ऑरा और हवा के हेरफेर का उपयोग करके अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। इवान ने जैसे ही कुल्हाड़ी घुमाई उसमें से एक शक्तिशाली बल निकला और ज्वाला दीवार उड़ गई। चटक। लेकिन ज्वाला दीवार को उड़ाने के ठीक बाद इवान ने जो पहली चीज़ देखी
वह बैंगनी रंग की बिजली की एक चमक थी जो उसकी ओर आ रही थी। ज्वाला दीवार को उड़ाने के लिए कुल्हाड़ी घुमाने के बाद भी इवान को अपना संतुलन बनाए रखना था, इसलिए उसके पास बिजली की चमक से बचने का कोई मौका नहीं था। उसने कुल्हाड़ी का बड़ा ब्लेड अपने सामने लाया और बिजली की चमक को रोकने की कोशिश की। धमाका! बिजली की चमक कुल्हाड़ी की चमक से टकराए और इवान प्रभाव के कारण पीछे की ओर उड़ गया। बिजली की विनाशकारी संपत्ति के कारण इवान को अपने पूरे शरीर में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ और उसके हाथ सुन्न होने लगे। उसने अपने शरीर को हवा में संतुलित किया और विस्फोट के बाद अमारा से 30 मीटर दूर उतरा। इससे पहले कि वह एक बार फिर उसकी ओर बढ़ पाता, प्रयोगशाला की दीवारें चमक उठीं और उन पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दिखाई देने लगीं। प्रयोगशाला को अक्षुण्ण रखने के लिए वोलाक द्वारा सक्रिय की गई संरचनाएं अभी भी वहां थीं, लेकिन अमारा द्वारा नई संरचनाओं को सक्रिय करने के बाद वे छोटी हो गईं। 100 से अधिक संरचनाएं थीं जिन्हें अमारा ने सक्रिय किया था और प्रयोगशाला की सभी दीवारें उनसे भरी हुई थीं। किसी कारण से जब इवान ने उन संरचनाओं को देखा तो उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। मर जाओ कमीने! अचानक अमारा ने जोर से चिल्लाया और दीवार पर मौजूद सभी संरचनाएं चमक उठीं। इवान के शाप देने से पहले ही सभी संरचनाओं ने एक ही समय में प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के हमले जारी कर दिए। कुछ संरचनाओं ने विशाल बर्फ के टुकड़े छोड़े, कुछ ने आग के गोले छोड़े, कुछ ने तलवार की रोशनी छोड़ी, कुछ ने बिजली के बोल्ट छोड़े और कई अलग अलग प्रकार के हमले किए। इतने सारे थे कि अस्थायी वेग की मदद से भी इवान उन सभी पर नजर नहीं रख पाया। सबसे बुरी बात यह थी कि हर एक संरचना द्वारा किए गए हमले A+ रैंक के शिकारी के हमले के बराबर थे। ऐसा लग रहा था जैसे 100 जोड़ रैंक के शिकारियों ने एक ही समय पर हमला बोल दिया हो। इस पागल औरत को चोदो! क्या वह पूरी प्रयोगशाला को नष्ट करना चाहती है और यहाँ सभी को जिंदा दफनाना चाहती है? इवान ने तुरंत डेथ रिंग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, जो पहले से ही प्रयोगशाला के अंदर मौजूद ज्यादातर राक्षसों को मार चुकी थी, और उसने अपनी एक हथेली ऊपर उठाई। हरी हवा उसकी हथेली के ऊपर चक्रवात की तरह घूमने लगी और उसने सीधे 5000 आत्माओं को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया ताकि उसकी हवा को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ जाए। जैसे ही उसने आत्माओं को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया, उसकी हथेली के ऊपर छोटा हरा चक्रवात अचानक 100 मीटर व्यास का हो गया और ढाल की तरह उसके सिर के ऊपर घूमने लगा। हवा को नियंत्रित करने की शक्ति बढ़ाने के लिए 5000 आत्माओं का इस्तेमाल करने की वजह से इवान को अपने ऊपर घूम रहे हवा के चक्रवात को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल लगा। जैसे ही उसने हवा के चक्रवात की शक्ति बढ़ाने के लिए आत्माओं का इस्तेमाल किया, संरचनाओं द्वारा छोड़े गए सभी हमले उसके संपर्क में आ गए। आग के गोले, हिमकण, तलवार की रोशनी, पानी के भाले और कई तरह के हमले हवा के चक्रवात के संपर्क में आए और उसके अंदर फंस गए। धमाका! 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 हवा के चक्रवात के अंदर सभी आग के गोले फट गए और हिमकण बर्फीली धूल में बदल गए। तलवार की रोशनी और बिजली के बोल्ट ने हवा के चक्रवात को चीरने की कोशिश की, लेकिन इवान ने खपत की परवाह किए बिना अपना मन चक्रवात में डाल दिया। सामान्य वायु चक्रवात एक ऐसे तात्विक चक्रवात में बदल गया जो इतने सारे हमलों के कारण एक पल में तत्वों की विनाशकारी शक्ति से भर गया। प्रयोगशाला के अंदर मौजूद इवान के अधिकांश छाया मरे हुए लोग हमलों की शॉक तरंगों से मारे गए। इवान के मुंह के कोने से खून बहने लगा क्योंकि उसने सभी हमलों और शॉक तरंगों को रोकने की पूरी कोशिश की। अपने मन का लगभग 70% खर्च करने के बाद इवान आखिरकार संरचनाओं के सभी हमलों को रोकने और पवन चक्रवात को भरने वाले विनाशकारी तत्वों को बेअसर करने में सक्षम हो गया। जब इवान राहत की सांस ले रहा था कि उसने संरचनाओं के हमलों को रोक दिया है, तो उसका चेहरा सफ़ेद हो गया क्योंकि सभी संरचनाएं एक बार फिर से चमक उठीं। उसने अमारा को देखा और उसके छिपकली जैसे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखी। उसने तुरंत एक पूर्ण मन रिकवरी पोशन निकाला और उसे निगल लिया। जैसे ही उसने पोशन पिया, सभी हमलावर संरचनाओं ने एक बार फिर से अपने हमले जारी कर दिए। उसके सिर के ऊपर घूम रहा हवा का चक्रवात इतने सारे हमलों को रोकने के बाद पहले से ही बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए इवान को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक बार फिर से 5000 आत्माओं का इस्तेमाल करना पड़ा। अरे! चक्रवात पूरी तरह से अस्थिर हो गया। पहले 5000 आत्माओं का इस्तेमाल करने के बाद इवान के लिए चक्रवात को नियंत्रित करना पहले से ही मुश्किल था। अब जब उसने एक बार फिर 5000 आत्माओं का इस्तेमाल किया तो हवा का चक्रवात पूरी तरह से अस्थिर हो गया। इवान खुद को संरचनाओं के हमलों को रोकने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन अचानक उसका भाव बदल गया। क्या तुम मुझे भूल गए? अमारा उसके सामने प्रकट हुई और अपने तीखे पंजे से उस पर वार किया। जैसे ही इवान सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे आखिरकार नेक्रोस और एस्ट्रोनॉक्स से एक संदेश मिला। अध्याय 535 नई कक्षा विशिष्ट कौशल सोल फ्यूजन भाग 3। जैसे ही इवान ने नेक्रोस से संदेश प्राप्त किया, अमारा उसके सामने प्रकट हुई और अपने तीखे पंजों से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। इवान उसके हमले के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था क्योंकि उसका पूरा ध्यान संरचनाओं द्वारा किए गए हमलों पर केंद्रित था, इसलिए उसके पास हमले से बचने का कोई मौका नहीं था।
लानत है, आखिरी क्षण में जब उसके पंजे उसकी गर्दन काटने वाले थे, इवान ने हमले को रोकने के लिए कुल्हाड़ी के ब्लेड को उसके पंजों के सामने लाया। खटखट, क्रैक, धातु के धातु से टकराने की आवाज़ गूंजी और भले ही कुल्हाड़ी एक के रैंक की कलाकृति थी, लेकिन अमारा की उच्च शक्ति के कारण उसके ब्लेड पर कुछ दरारें दिखाई दीं। आह! इवान के मुंह से एक दर्दनाक कराह निकली क्योंकि हमले की ताकत ब्लेड से उस पर स्थानांतरित हो गई और वह टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। धमाका! वह प्रयोगशाला की दीवार से टकराया और उसके मुंह से खून निकल आया। हवा का चक्रवात पहले से ही अस्थिर था, इसलिए इवान के उड़ जाने के बाद एक पल के लिए ध्यान भटकने के साथ ही वह तुरंत गायब हो गया। जैसे ही हवा का चक्रवात गायब हुआ, प्रयोगशाला के अंदर मौजूद सैकड़ों संरचनाओं ने अपने हमले जारी किए। इवान के शरीर में अत्यधिक खतरे की भावना ने उसे घेर लिया, क्योंकि उसने सुनामी की तरह सैकड़ों हमलों को अपनी ओर आते देखा। संरचनाओं द्वारा छोड़े गए हमलों के उस पर पड़ने से ठीक पहले इवान ने अपना मुंह खोला और धीमी आवाज़ में कुछ बुदबुदाया। जैसे ही उसने बुदबुदाया, प्रयोगशाला के कमरे से काली रोशनी की एक किरण निकली, जहां इवान पहले अमारा के खिलाफ लड़ रहा था। संरचना द्वारा छोड़े गए सभी हमले इवान के खड़े होने की जगह पर गिरे और विस्फोटों की आवाज़ पूरी प्रयोगशाला में गूंज उठी। आग के गोले की लपटों ने प्रयोगशाला को घेर लिया और बर्फ के टुकड़ों की ठंड ने जमीन को जमा दिया। तलवार की रोशनी उनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को चीर रही थी और बिजली की चमक हर जगह चमक रही थी। गड़गड़ाहट, पूरी प्रयोगशाला हिल गई और प्रयोगशाला को अक्षुण्ण रखने वाली संरचनाओं पर दरारें दिखाई देने लगीं। धमाका! अचानक प्रयोगशाला को अक्षुण्ण रखने वाली संरचनाओं में से एक टूट गई और इसके कारण प्रयोगशाला का एक हिस्सा ढह गया। हर जगह धुआं और धूल उड़ रही थी और प्रयोगशाला के अंदर कुछ भी देखना बेहद मुश्किल हो गया था। उसे मर जाना चाहिए, है न? इवान के कुछ पल पहले जिस स्थान पर सभी हमले हुए थे, उसके बाद अमारा ने खुद से कहा। संरचनाओं द्वारा किए गए हर एक हमले की तुलना किसी एजोर रैंक के शिकारी के हमले से की जा सकती थी, इसलिए उसकी नज़र में इतने सारे हमलों का सामना करने के बाद किसी के बचने की संभावना न के बराबर थी। उसने अपने हमलों के परिणाम की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया, लेकिन जिस क्षण उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को सक्रिय किया, उसने महसूस किया कि इवान द्वारा पहले तैनात किया गया सोनिक बैरियर अभी भी सक्रिय था। इसमें भी उसका हुनर काम कर रहा है। अमारा के बोलने से पहले ही उसकी सहज बुद्धि चीखने लगी। वूश! उस जगह पर भरा हुआ धुआं और धूल का बादल उड़ गया और एक पत्थर की गोली जो 10 सेंटीमीटर बड़ी थी, मिसाइल की तरह उसकी ओर उड़ती हुई आई। शट अप! अमारा ने एक तरफ हटने की कोशिश की, लेकिन पत्थर की गोली प्रकाश की एक किरण की तरह तेज थी और तुरंत उसके सामने आ गई। पुची! इससे पहले कि वह गोली को चकमा दे पाती, वह उसके कंधे पर लगी और इग्वानॉक्स के कठोर स्केल को ऐसे छेद गई जैसे वह कागज से बना हो। दहाड़! अमारा दर्द से जानवर की तरह दहाड़ने लगी और पत्थर की गोली से उसके कंधे में छेद होने पर लाल खून का फव्वारा फूट पड़ा। दर्द के कारण उसने अपने दांत पीस लिए और अपने और इवान के बीच ज्यादा दूरी बनाने के लिए जल्दी से पीछे हट गई। पीछे हटते समय उसने उस जगह को देखा जहां इवान खड़ा था जब संरचनाओं के हमले हुए और उसकी सुनहरी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। यह क्या चीज़ है? अमारा ने चौंक कर कहा, क्योंकि इवान की जगह उसने जो देखा वह 3 मीटर लंबा राक्षस था जो मानव और भैंस के मिश्रण जैसा दिख रहा था। राक्षस मानव की तरह 2 पैरों पर खड़ा था, उसके सिर के ऊपर से 2 बड़े पत्थर के सींग निकल रहे थे और उसका चेहरा एक अफ्रीकी बाइसन जैसा दिख रहा था। उसका पूरा शरीर पत्थरों से बना था और उसके शरीर पर कई दरारें थीं, जैसे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। अरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर किसी भी क्षण टूट जाएगा। इवान दर्द से कराह उठा क्योंकि उसके पत्थर के शरीर पर दरारें धीरे धीरे बढ़ रही थीं। इससे पहले, संरचनाओं के हमलों से ठीक पहले, उसने छाया कब्जे का इस्तेमाल किया और खुद को स्टोन बफेलो की छाया मरे हुए के साथ मिला लिया। हालांकि स्टोन बफेलो की सुरक्षा बहुत अधिक थी और उसने खुद को बचाने के लिए कुछ पत्थर की दीवारें भी बनाई थीं, लेकिन उसके लिए सैकड़ों शक्तिशाली हमलों से पूरी तरह से बचना असंभव था। कम से कम मैं बच गया, इवान ने धीमी आवाज़ में कहा और तुरंत ठीक होने के लिए डेथ ट्रांसफ़र स्किल का इस्तेमाल किया। खुद को ठीक करने के बाद उसने अमरा को देखा जो अभी भी अपनी आंखें खोलकर खड़ी थी। तुम अंडस्को, क्या बकवास हो तुम? जब अमरा ने देखा कि स्टोन मॉन्स्टर जो एक मानवरूपी भैंस की तरह दिख रहा था, उसे देख रहा था, तो वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। मेरे पास सब कुछ खत्म करने के लिए बस 2 मिनट और 50 सेकंड बचे हैं। इवान ने अमरा को अनदेखा किया और छाया कब्जे कौशल के टाइमर को देखा। उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां पूरी शक्ति के साथ भड़क उठीं और तुरंत एक विशाल क्षेत्र को कवर किया। जैसे ही इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया, अमरा ने अपने दिमाग पर एक शक्तिशाली मानसिक दबाव महसूस किया। स्टोन बफेलो के साथ खुद को जोड़ने के कारण इवान की वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति चार्ट से बाहर थी। एक पल में इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ दोनों भूल भुलैया को कवर किया और नेक्रोस और एस्ट्रोनॉक्स के स्थानों की खोज की जो टेलीपोर्टेशन संरचनाओं के पास खड़े थे। अमरा ने महसूस किया कि उसका खून ठंडा हो गया था जब उसने शक्तिशाली मानसिक दबाव महसूस किया जिसे इवान अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके जारी कर रहा था।
उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों की शक्ति को महसूस करके ही वह बता सकती थी कि उसके लिए इवान को अकेले हराना असंभव था। बिना किसी दूसरे विचार के उसने एक बार फिर सभी आक्रमण संरचनाओं को सक्रिय कर दिया। हालांकि संरचनाओं के हमलों के कारण प्रयोगशाला के ढहने की बहुत अधिक संभावना थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वह इवान को मारने के बाद भागने के लिए स्क्रॉल का उपयोग करने के बारे में सोच रही थी। दीवार पर मौजूद सभी आक्रमण संरचनाएं एक बार फिर से चमक उठीं। इवान ने आक्रमण संरचना से निकलने वाली ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। मुझे ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मैं टेलीपोर्टेशन संरचनाओं के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित न करूं, इवान ने मन ही मन कहा और एक गहरी सांस ली। अचानक उसका दाहिना पैर नीली रोशनी से चमक उठा और एक प्रबल दबाव ने पूरी भूलभुलैया को भर दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और स्टोन बफेलो के कौशल में से एक को सक्रिय करते हुए अपने दाहिने पैर को जमीन पर पटक दिया। भूकंप अध्याय 536 नई कक्षा विशिष्ट कौशल सोल फ्यूजन भाग 4। इवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और स्टोन बफेलो के कौशल में से एक को सक्रिय करते हुए अपने दाहिने पैर को जमीन पर पटक दिया। भूकंप गड़गड़ाहट जैसे ही इवान ने अपने दाहिने पैर को जमीन पर पटक दिया, पूरी भूलभुलैया हिलने लगी। क्या अंडरस्को झटके इतने तेज थे कि अमारा अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर गई। प्रयोगशाला को अक्षुण्ण रखने के लिए वोलाक द्वारा सक्रिय की गई संरचनाएं संरचनाओं के पिछले हमलों को संभालने के बाद पहले से ही बहुत कमजोर थीं, इसलिए जिस क्षण इवान ने भूकंप कौशल का उपयोग किया, संरचनाएं अब दबाव को संभालने में सक्षम नहीं थीं। धमाका 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 प्रयोगशाला को अक्षुण्ण रखने वाली सभी संरचनाएं कांच की तरह टूटने लगीं। गड़गड़ाहट जैसे ही संरचनाएं टूटने लगीं, प्रयोगशाला का कंपन तेज हो गया और दीवारों पर दरारें दिखाई देने लगीं। क्या तुम पागल हो? क्या तुम हम दोनों को यहीं जिंदा दफनाना चाहते हो? प्रयोगशाला की दीवारों को टूटते हुए देखकर अमारा का छिपकली जैसा चेहरा पीला पड़ गया और वह डरावनी आवाज में चिल्लाई। हालांकि उसकी शक्ति इग्वानॉक्स की शक्ति का उपयोग करने के कारण एस रैंक के शिकारी से अधिक मजबूत थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर पूरी भूलभुलैया ढह गई तो वह मर जाएगी क्योंकि वे अभी भी 2.5 किलोमीटर भूमिगत थे। इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि अमारा क्या कह रही थी और उसने उन आक्रमण संरचनाओं को देखा जो धीरे धीरे अपनी चमक खो रही थीं और राहत की सांस ली। आक्रमण संरचनाएं प्रयोगशाला की दीवारों पर उकेरी गई थीं और चून की दीवारें टूट रही थीं, इसलिए आक्रमण संरचनाएं भी टूटने लगीं। जब अमारा ने देखा कि इवान उसे जवाब नहीं दे रहा है, तो उसने एक एस्केप स्क्रॉल निकाला और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसने स्क्रॉल को सक्रिय किया तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया क्योंकि स्क्रॉल काम नहीं कर रहा था। इवान अभी भी विश्वसार के माध्यम से सोनिक बैरियर का उपयोग कर रहा था, इसलिए उसके लिए एस्केप स्क्रॉल का उपयोग करके वहां से भागना असंभव था। गड़गड़ाहट अचानक प्रयोगशाला की एक दीवार ढह गई और भूलभुलैया का विनाश तेज हो गया। मुझे इसे 2 मिनट में खत्म करना है, इवान ने छाया के कब्जे के शेष समय को देखा और मन ही मन कहा। उसने अपने पैरों को जमीन पर दबाया। धमाका हिलती हुई जमीन फट गई और वह बैल की तरह अमारा की ओर बढ़ा। अपना समय बर्बाद मत करो क्योंकि आज तुम यहाँ मरने जा रही हो, इवान चिल्लाया जब उसने देखा कि अमारा अभी भी एस्केप स्क्रॉल का उपयोग करने की कोशिश कर रही थी और एक पल में उसके सामने आ गया। उसने अपनी पत्थर जैसी हथेली को मुट्ठी में बंद किया और बिना रोक टोक के उस पर मुक्का मारा। इवान ने जिस क्षण उस पर मुक्का मारा, अमारा ने महसूस किया कि मृत्यु की आभा उसे घेर रही है और उसने अवचेतन रूप से अपने हाथों को एक्स आकार में अपने सामने पार कर लिया। इवान की मुट्ठी अमारा की बाहों से टकराए और क्रैक हड्डियों के टूटने की आवाज आई और वह गोली की गति से पीछे की ओर उड़ गई। स्टोन बफेलो के साथ खुद को जोड़ने के बाद इवान की शारीरिक शक्ति पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। अगर ये तथ्य नहीं होता कि अमारा ने खुद को एस रैंक इग्वानॉक्स के साथ विलय कर लिया होता, तो वह उसके मुक्का को सीधे झेलने के बाद पहले ही मांस के पेस्ट में बदल गई होती। धमाका गड़गड़ाहट अमारा का शरीर प्रयोगशाला की एक दीवार से टकराया और संरचना की सुरक्षा के बिना दीवार तुरंत ढह गई। गड़गड़ाहट प्रयोगशाला की छत हिलने लगी और उसमें दरारें दिखाई देने लगीं। प्रयोगशाला की जमीन धंस रही थी और पूरी भूमिगत भूलभुलैया ढह रही थी। अमारा को मुक्का मारने के बाद इवान रुका नहीं और एक बार फिर उसकी ओर बढ़ा। उसकी ओर बढ़ते हुए उसने स्टोन बफेलो के कौशल का इस्तेमाल किया और पत्थर का हथौड़ा बनाया। अमारा दर्द को अनदेखा करते हुए खड़े होने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसकी ओर आ रही है। उसने मुश्किल से अपना सिर आगे की ओर उठाया था कि तभी एक पत्थर का हथौड़ा उसकी ओर उड़ता हुआ आया और उसके सिर के एक तरफ से टकराया। क्रैक दहाड़ उसके सिर को ढकने वाले तराजू टूट गए और खून बहने लगा क्योंकि वह उड़ गई थी। जब वह हथौड़े से टकराने के बाद भी उड़ रही थी, इवान अचानक उसके ठीक बगल में दिखाई दिया। उसके हाथों में एक और हथौड़ा था। मर जाओ, उसने जोर से चिल्लाया और अपने हाथ में पकड़े पत्थर के हथौड़े को उसके चेहरे पर दे मारा। क्रैक गड़गड़ाहट पत्थर के हथौड़े के हमले की वजह से अमारा की खोपड़ी फट गई और वह प्रयोगशाला की जमीन पर गिर गई।
उसके टकराने के प्रभाव की वजह से प्रयोगशाला का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। नीचे गिरने के बाद अमारा अपनी जानवरों जैसी आंखें चौड़ी करके टूटी हुई जमीन पर पड़ी रही। वह जोर जोर से सांस ले रही थी और उसके नीचे खून का एक पोखर बन रहा था। हथौड़े के प्रभाव की वजह से उसका त्रिकोणीय आकार का चेहरा पहले से ही मुड़ा हुआ था और उसकी जीवन आभा बहुत कमजोर थी। अपने पुनर्जनन कौशल की मदद से भी उसके लिए इतनी गंभीर चोटों को ठीक करना मुश्किल था। इवान उसके बगल में उतरा और टाइमर को देखा। जब उसने टाइमर को देखा तो उसने देखा कि छाया कब्जे के प्रभाव को समाप्त होने से पहले उसके पास केवल 1 मिनट और 20 सेकंड बचे थे। जब अमारा ने इवान को देखा तो उसने अपना मुंह खोला और एक सुनहरा आग का गोला बनाने की कोशिश की। जब इवान ने ये देखा तो वह मुस्कुराया और अपना एक हाथ उठाया। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया उसके चारों ओर पत्थर के दर्जनों भाले बन गए। अलविदा, उसने कहा और अपना हाथ काट दिया। जैसे ही उसने नीचे काटा पत्थर के सभी भाले अमारा के शरीर में घुस गए। उसके मुंह, दिल, दिमाग, फेफड़े, उसके शरीर के हर महत्वपूर्ण हिस्से को पत्थर के भालों ने छेद दिया क्योंकि इवान उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था। पत्थर के भालों से छेदे जाने के कुछ सेकंड बाद अमारा की जीवन शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई। वह भी वापस जीवित नहीं आ रही है। इवान ने भौहें उठाईं जब उसने अमारा की आत्मा को उसके शरीर के ऊपर तैरते देखा, जिसका मतलब था कि वह मर चुकी थी। ऐसा लगता है कि केवल सेरा में ही अपना सिर खोने के बाद भी जीवित रहने की क्षमता है, इवान ने बड़बड़ाया और जल्दी से अमारा के शरीर को अपने छाया भंडारण के अंदर रख दिया। गड़गड़ाहट। अचानक प्रयोगशाला की 2 और दीवारें ढह गईं और इसकी छत गिरने लगी। अरे, मुझे यहाँ से निकलना है। इवान ने टाइमर देखा और पाया कि उसके पास केवल 1 मिनट बचा था। बिना कुछ और सोचे वह अमारा के शरीर को रखने के बाद तुरंत लिफ्ट की ओर भागा। अध्याय 537 नई कक्षा विशिष्ट कौशल सोल फ्यूजन भाग 5। जब इवान लिफ्ट के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि यह पहले ही ढह चुकी थी। उसे पहले से ही कुछ ऐसा होने की उम्मीद थी, इसलिए ये देखकर वह घबराया नहीं। उसने लिफ्ट को पकड़ लिया और अपनी उच्च शक्ति का उपयोग करके पूरी लिफ्ट को बाहर खींच लिया, जिससे ऊपर जाने का रास्ता खुल गया। गड़गड़ाहट। जब उसने लिफ्ट को बाहर निकाला तो प्रयोगशाला हिल गई और पूरी प्रयोगशाला की जमीन धंस गई। इवान भी जमीन के धंसने में फंस गया था और उसे अपना संतुलन बनाए रखने के लिए हवा के हेरफेर और छाया पंखों का उपयोग करना पड़ा। अपना संतुलन वापस पाने के बाद वह तुरंत लिफ्ट के खुलने के अंदर गया और जमीन पर अपना पैर पटका। जैसे ही उसने अपना पैर पटका, स्टोन बफेलो का कौशल सक्रिय हो गया और एक पत्थर का खंभा जमीन से बाहर आ गया जो उसे ऊपर ले गया। गड़गड़ाहट। जब वह ऊपर जा रहा था अचानक लिफ्ट की छत का ऊपरी हिस्सा ढह गया और बड़े बड़े पत्थर उसकी ओर गिरने लगे। लानत है, इवान ने एडम को अपने छाया भंडारण से बुलाया जब उसने बड़े पत्थरों को देखा और तुरंत उसे गुरुत्वाकर्षण हेरफेर कौशल का उपयोग करने के लिए कहा। गुरुत्वाकर्षण हेरफेर कौशल का उपयोग करके एडम ने पत्थरों के वजन और गिरने की गति को कम कर दिया और इवान अपने वायु हेरफेर कौशल का उपयोग करके उन्हें रोकने में सक्षम था। एडम की मदद से जल्द ही इवान सफलतापूर्वक शीर्ष पर पहुंच गया। जब वह शीर्ष पर पहुंचा और लिफ्ट की जगह से बाहर निकला तो उसने देखा कि पूरा बिना जमीन वाला शहर जो पहले से ही फर्श पर था धूल में बदल गया था और जमीन हर जगह से डूब रही थी। भूमिगत शहर की छत ढह रही थी और कार के आकार के बड़े पत्थर नीचे गिर रहे थे। गड़गड़ाहट। फुक, मुझे उम्मीद है कि एस्ट्रोनॉक्स टिक रहा है। इवान की धड़कन तेज हो गई जब उसने बड़े पत्थरों को नीचे गिरते देखा और वह तुरंत टेलीपोर्टेशन संरचना की ओर उड़ गया। उड़ते समय उसने दर्जनों पत्थर के भाले बनाए जो ड्रिल की तरह घूम रहे थे और उन्हें भूल भुलैया के विनाश को धीमा करने के लिए गिरने वाले बड़े पत्थरों की ओर फेंका। धमाका, धमाका, धमाका। स्टोन स्पीयर्स मिसाइलों की तरह दहती भूल भुलैया के अंदर उड़े और नीचे गिर रहे सभी पत्थरों को नष्ट कर दिया। जल्द ही इवान ने एस्ट्रोनॉक्स को देखा जो अपने हाथों में स्टील का खंभा लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास खड़ा था। उसका पूरा शरीर एक गहरी लाल आभा छोड़ रहा था और वह हाथ में लिए स्टील के खंभे को फॉर्मेशन के पास घुमा रहा था, जिससे सभी गिरते हुए पत्थर नष्ट हो रहे थे। एस्ट्रोनॉक्स के शरीर से निकल रही गहरी लाल आभा को देखकर इवान ने बुदबुदाया। उसे अपना कौशल बरसर्क इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जल्द ही वह फॉर्मेशन के सामने पहुंचा और एस्ट्रोनॉक्स को वापस बुलाया। उसने फॉर्मेशन के अंदर कदम रखा और उसे सक्रिय कर दिया। जब उसे टेलीपोर्ट किया जा रहा था इवान ने छाया के कब्जे के टाइमर को देखा। बस 50 सेकंड बचे हैं, इवान ने सोचा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। स्टोनी की शक्ति खोने के बाद मैं भूकंप कौशल को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। मुझे जल्दी करनी होगी, नहीं तो नेक्रोस द्वारा संरक्षित संरचना ढह सकती है। जब इवान ऊपरी भूल भुलैया में दिखाई दिया तो उसके कदम रुक गए। उसने आगे देखा और पाया कि ऊपरी भूल भुलैया की पूरी छत पहले ही ढह चुकी थी और नेक्रोस की ओर जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया था। बस 40 सेकंड, इवान ने टाइमर देखा और गहरी सांस ली। अचानक उसकी आंखों में सफ़ेद रोशनी चमक उठी और एक विशाल पत्थर की ड्रिल जो तेजी से घूम रही थी उसके सामने बनने लगी। जाओ,
धमाका, उसने अपना हाथ हिलाया और ड्रिल आगे की ओर चली गई, जिससे आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट रास्ता बन गया। इवान ड्रिल द्वारा बनाए गए रास्ते का अनुसरण करता हुआ संरचना की ओर बढ़ा। ये यहाँ होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए वह अचानक रुक गया और ड्रिल की दिशा बदल दी। धमाका, उसकी दाईं ओर की दीवार टूट गई थी और एक गोदाम जो धीरे धीरे डूब रहा था उसके सामने दिखाई दिया। ये वह गोदाम नहीं था जहाँ टेलीपोर्टेशन संरचना स्थित थी, बल्कि एक अलग जगह थी। यह अच्छा है कि मैंने इस जगह को पहले ही देख लिया था जब वह आदमी हमें निचली भूलभुलैया में ले जा रहा था, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि वह गोदाम के अंदर बिखरे हुए दसियों अलग अलग तरह के हथियारों को देख रहा था। इससे पहले जब केविन उसे निचली भूलभुलैया में ला रहा था, इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से इस गोदाम को देखा। ये गोदाम विभिन्न प्रकार के हथियार कलाकृतियों से भरा हुआ था जो सी रैंक से लेकर ए रैंक तक के थे। हालांकि इन कलाकृतियों की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, इवान ने उन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला किया ताकि वह अपने छाया मरे हुओं को सुसज्जित कर सके। वर्तमान में केवल उसके मुख्य छाया मरे हुओं जैसे कि एलिसिया, नेक्रोस, एडम और अन्य के पास अपने हथियार कलाकृतियां हैं। उसे अभी भी अपने अन्य छाया मरे हुओं के लिए हथियार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। उसने छाया भंडारण का उपयोग किया और गोदाम के अंदर मौजूद सभी हथियारों को जल्दी से हटा दिया। हथियार रखने के बाद उसने दीवार को फाड़ने के लिए स्टोन ड्रिल का इस्तेमाल किया और अगले गोदाम की ओर भागा। अगला गोदाम विभिन्न प्रकार की औषधियों से भरा हुआ था और इवान ने 5 बोतलें भी देखीं जो स्वर्ण औषधि की थीं, जिन्हें अमारा ने पहले खुद को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया था। कुल मिलाकर गोदाम में कम से कम 20 विभिन्न प्रकार की औषधियां थीं। उसने किसी भी औषधि के विवरण की जांच नहीं की और उन्हें बस अपने छाया भंडारण में रख दिया। उन्हें दूर रखने के बाद वह अंततः उस गोदाम की ओर भागा जहां नेक्रोस था। जब उसने गोदाम की दीवार को नष्ट कर दिया जहां नेक्रोस था और अंदर गया तो उसके पास केवल 3 सेकंड बचे थे। उसने नेक्रोस को रोवन और अन्य लोगों के साथ टेलीपोर्टेशन संरचना के अंदर खड़ा देखा। वह अपनी गदा का उपयोग कर रहा था और उन सभी पत्थरों को नष्ट कर रहा था जो संरचना की ओर गिर रहे थे। इवान ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि संरचना अभी भी बरकरार थी और आगे की ओर भागा। 1 सेकंड, इवान ने टाइमर को देखा और अपनी चपलता का पूरा उपयोग किया। क्रैक, अचानक उसके नीचे की जमीन धंस गई और वह अपना संतुलन खो बैठा। छाया के कब्जे का टाइमर खत्म हो गया और पूरा गोदाम बहने लगा। लानत है, इवान चिल्लाया और अपनी सामान्य उपस्थिति में लौट आया। गड़गड़ाहट, टेलीपोर्टेशन संरचना के आसपास की जमीन जो अब तक ठीक थी, छाया के कब्जे का टाइमर खत्म होते ही टूटने लगी। इवान के पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह से डूबने से ठीक पहले उसने अपने पैर दबाए और संरचना की ओर छलांग लगाई और सफलतापूर्वक उसके अंदर पहुंच गया। वूश, जिस क्षण उसके पैर जमीन पर पड़े, टेलीपोर्टेशन संरचना चमक उठी और वह नेक्रोस और अन्य लोगों के साथ गायब हो गया। अध्याय 538 नई कक्षा विशिष्ट कौशल सोल फ्यूजन भाग 6। भूमिगत भूलभुलैया से बाहर निकलने के बाद इवान ने रोवन और अन्य लोगों को बेहोश कर दिया और उन्हें 2 वाइवन के साथ भेज दिया क्योंकि वह उनके सवालों का जवाब देने में बहुत आलसी था, जैसे कि वह कौन था, वे कहाँ थे और इसी तरह। उसने वाइवन से उन्हें शहर के गेट के पास छोड़ने के लिए कहा जहां वे शहर के चारों ओर गश्त करने वाले शहर के गार्डों को मिल सकते थे। उन्हें दूर भेजने के बाद वह मैंग्रोव जंगल से बाहर चला गया जहां टेलीपोर्टेशन संरचना स्थित थी और एक पेड़ के सामने बैठ गया। बैठने के बाद उसने छाया इंद्रियों का उपयोग किया और हाना से संपर्क किया जो सेड्रिक के साथ उसका इंतजार कर रही थी और उसे आने और उसे लेने के लिए कहा। वे आधे घंटे में यहाँ आ जाएंगे, इवान ने हाना से बात करने के बाद बड़बड़ाया। उसने अपनी आंखें बंद की और हल्की सांस ली। मैं उन घटिया संरचनाओं के कारण लगभग मर ही गया था। A+ रैंक के शिकारियों के बराबर हमले करने वाली सैकड़ों आक्रमण संरचनाओं के बारे में सोचते ही उसका दिल धड़कने लगा। लेकिन जब उसने लड़ाई के बाद मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में सोचा तो उसके होंठ थोड़े मुड़ गए। अब जो व्यक्ति उन संरचनाओं को बना सकता है वह मेरे लिए काम करेगा, इवान ने अपनी आंखें खोली और अमरा के बारे में सोचते हुए एक सुखद आवाज में कहा जिसे वह अपनी छाया मरे में बदलना चाहता था। उसने अपना हाथ हिलाया और अमरा और वोलाक के शरीर उसकी छाया भंडारण से बाहर आ गए। वोलाक का सिर गायब था जबकि अमरा का शरीर हर जगह से पत्थर के भालों से छेदा गया था। कुल मिलाकर उनके शरीर की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें छाया मरे में बदलने के लिए बहुत ज्यादा आत्मा पंप करने की जरूरत होगी, इवान ने रगड़ते हुए कहा। उनके शरीर की हालत देखने के बाद उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। अचानक उसकी नज़र उन सोल ऑर्ब्स पर पड़ी जो उनके शरीर के ऊपर तैर रहे थे। अमारा का सोल ऑर्ब सामान्य था और एक बहुरंगी सोल ऑर्ब जैसा दिख रहा था, लेकिन वोलाक का सोल ऑर्ब अभी भी आधा काला और आधा बहुरंगी था। इवान उनके सोल ऑर्ब में अंतर देखकर भ्रमित हो गया। पहले उसने सोचा था कि वोलाक का सोल ऑर्ब दूसरों से अलग है क्योंकि अमारा ने उसे एक राक्षस के साथ जोड़ दिया था, लेकिन अब अमारा का सोल ऑर्ब देखने के बाद वह पुष्टि कर सकता था कि ऐसा नहीं था।
अगर वोलाक का सोल ऑर्ब राक्षस के साथ जुड़ने के कारण अलग था, तो अमारा का सोल ऑर्ब भी अलग होना चाहिए क्योंकि उसने भी खुद को एक एस रैंक इग्वानॉक्स के साथ जोड़ लिया था। बस यहाँ क्या हो रहा है, इवान ने बड़बड़ाया और उनके सोल ऑर्ब को अपने करीब लाने के लिए सोल अवशोषण कौशल का इस्तेमाल किया। उसने उन्हें अवशोषित नहीं किया और उन्हें करीब लाने के बाद बस उन्हें देखा। उसने अमरा के आत्मा के गोले को उंगली से छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगली उसमें से गुजर गई। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली उसमें से गुजरी, उसके दिमाग में एक राक्षस की छवि उभरी जो अमरा के रूपांतरण के बाद बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। यह अंडरस्को ये देखकर इवान की आंखें चौड़ी हो गईं और अचानक उसके दिमाग में एक संभावना उभरी। उसने अमरा के आत्मा के गोले को पीछे धकेला और वोलाक के आत्मा के गोले को अपने करीब लाया। पहले की तरह उसने अपनी उंगली से वोलाक के आत्मा के गोले के बहुरंगी हिस्से को छुआ। जब उसकी उंगली वोलाक के बहुरंगी आत्मा के गोले के संपर्क में आई, तो वह उसमें से गुजर गई, ठीक वैसे ही जैसे अमरा के आत्मा के गोले के साथ हुआ था। जब उसकी उंगली आत्मा के गोले के बहुरंगी हिस्से से गुजरी, तो उसके दिमाग में एक आदमी की छवि उभरी जो अपने 30वें दशक के मध्य में दिख रहा था। उस आदमी के चेहरे पर एक दर्दनाक भाव था और वह लगातार कुछ चिल्ला रहा था। ये देखकर इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और आत्मा के गोले के काले हिस्से को छुआ। जब उसकी उंगली आत्मा के गोले के काले हिस्से से गुजरी, तो उसके दिमाग में 4 मीटर लंबे एक राक्षस की छवि उभरी। राक्षस बहुत दुबला पतला था, लगभग कंकाल जैसा दिख रहा था। उसकी त्वचा पीली और राख जैसी थी, जिससे वह भयावह दिख रहा था। उसकी हड्डीदार उंगलियां काफी लंबी थीं और उनमें से पंजे जैसे नाखून निकल रहे थे। उसके सिर के मुकुट से चिकने, काले और पतले बालों का एक याल नीचे की ओर बह रहा था, जो उसके भयानक रूप को और भी बढ़ा रहा था। राक्षस के चेहरे पर भी वोलेक की तरह ही एक दर्दनाक भाव था और वह कुछ चिल्ला भी रहा था। यह एक शेड स्टॉकर है। इवान ने अपने दिमाग में आए राक्षस की शक्ल देखकर बुदबुदाया। इगोनॉक्स की तरह ही शेड स्टॉकर भी एक बहुत ही दुर्लभ राक्षस है जिसे आसानी से नहीं पाया जा सकता। ऐसा लगता है कि वोलेक और शेड स्टॉकर के बीच का फ्यूजन अधूरा है, यही वजह है कि उसका सोल ऑर्ब अमारा से अलग है। जब इवान ने वोलेक के सोल ऑर्ब को देखा, तो उसे अपने दिल में एक अजीब सी भावना महसूस हुई। उसने वोलेक के सोल ऑर्ब के काले हिस्से और बहुरंगी हिस्से को मिलाने के लिए सोल एब्जॉर्प्शन स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार था। सोल एब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल करके वह अपने आसपास सोल ऑर्ब को सिर्फ घुमा सकता था, लेकिन वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। क्या मुझे उस पर शैडो रिसर्जेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए? इवान ने ये देखकर बुदबुदाया कि वह उन्हें मिलाने में सक्षम नहीं था। लेकिन उसने कुछ समय बाद अपना सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि शैडो रिसर्जेक्शन सिर्फ 2 अलग अलग शैडो अनडेड बनाएगा। उन्हें मिलाने के बजाय शैडो रिसर्जेक्शन स्किल सिर्फ उनकी आत्माओं को अलग करेगी और उसके दिल में जो भावना थी, वह उसे उन्हें एक साथ मिलाने के लिए उकसा रही थी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आत्मा के गोले को लपेटने और उन्हें एक साथ मिलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति आत्मा के गोले के संपर्क में आए, उसने तुरंत रुक गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति आत्मा के गोले को नष्ट कर देगी। आत्माओं को प्रभावित करने वाली आध्यात्मिक शक्ति भी काम नहीं कर रही है, इवान ने खुद से कहा जब उसने देखा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी काम नहीं कर रही है। जैसे ही वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी एक उंगली वोलाक के आत्मा के गोले की ओर इशारा की और अपनी छाया ऊर्जा का उपयोग किया। उसके सम्राट कोर के अंदर मौजूद छाया ऊर्जा हिल गई और जल्द ही उसकी उंगली की नोक से ऊर्जा की छोटी काली धारियां निकलीं और उसने छाया ऊर्जा की धारों को आत्मा के गोले की ओर निर्देशित किया। शुरुआत में आत्मा के गोले के चारों ओर छाया ऊर्जा लपेटने के बाद भी कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन कुछ सेकंड के बाद इवान ने देखा कि आत्मा का गोला उसकी छाया ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर देता है। जब उसने यह महसूस किया तो उसका हाव भाव बदल गया और उसने आत्मा के गोले के अंदर और अधिक छाया ऊर्जा डालना शुरू कर दिया। वोलाक का आत्मा गोला एक ब्लैक होल में बदल गया और कुछ ही सेकंड में इसने उसकी छाया ऊर्जा का 70% अवशोषित कर लिया। अरे, यह क्या हो रहा है? इवान चौंक गया क्योंकि आत्मा गोला कितनी ऊर्जा अवशोषित कर रहा था। जब वह रुकने के बारे में सोच रहा था, इवान को अचानक आत्मा गोला के साथ एक संबंध महसूस हुआ और उसे लगा कि अब वह वोलाक के आत्मा गोला को नियंत्रित कर सकता है। जब इवान को लगा कि वह आत्मा गोला को नियंत्रित कर सकता है तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत वोलाक की आत्मा और शेड स्टाकर की आत्मा को मिलाने की कोशिश की। जिस क्षण उसने उन्हें मिलाने के बारे में सोचा, उसे वोलाक और शेड स्टाकर दोनों का अहंकार महसूस हुआ। मुझे चुनना होगा कि मैं उन्हें मिलाते समय किसके अहंकार को सुरक्षित रखना चाहता हूं, इवान ने अंदर से सोचा जब उसने वोलाक और शेड स्टाकर का अहंकार महसूस किया। उसने वोलाक के अहंकार को सुरक्षित रखने का विकल्प चुना और जैसे ही उसने वोलाक के अहंकार को चुना, आत्मा के गोले का बहुरंगी हिस्सा काले हिस्से को अपने में समाहित कर लिया। इवान की आंखों के सामने एक चमकदार रोशनी चमकी और वोलाक के आत्मा के गोले का काला हिस्सा गायब हो गया। जिस क्षण काला हिस्सा गायब हुआ, इवान की आंखों के सामने एक सूचना आई।
आपने शैडो नेक्रोमेंसा सोल फ्यूजन के वर्ग विशिष्ट कौशल को अनलॉक कर लिया है। आपने शैडो नेक्रोमेंसा सोल फ्यूजन का क्लास विशिष्ट कौशल अनलॉक कर लिया है। इवान ने नोटिफिकेशन को देखा और कुछ बार पलकें झपकाईं। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव दिखाई दिया। एक नया क्लास विशिष्ट कौशल। इवान ने चौंकते हुए स्वर में कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे बिना कुछ किए एक नया कौशल प्राप्त हुआ है। उसने जो उत्साह महसूस किया था उसे पार कर लिया और जल्दी से कौशल के विवरण को देखा। सोल फ्यूजन। इस कौशल का उपयोग करके आप दो आत्माओं को आधार के रूप में उपयोग कर सकते हैं और उन्हें एक नई आत्मा में विलय कर सकते हैं जिसमें आपके द्वारा आधार के रूप में उपयोग की गई दोनों आत्माओं के गुण होंगे। आप हर 7 दिनों में एक बार सोल फ्यूजन कौशल का उपयोग कर सकते हैं। कौशल का विवरण बहुत सरल था, लेकिन कौशल के विवरण को पढ़ने के बाद इवान का दिल ड्रम की तरह धड़कने लगा। दो आत्माओं को एक में विलय करने की धारणा जिसमें दोनों आत्माओं के गुण होंगे बस दिमाग को उड़ाने वाली थी। उदाहरण के लिए, यदि वह अग्नि प्रकार के राक्षस और बर्फ प्रकार के राक्षस की आत्मा को मिलाता है तो वह एक ऐसी आत्मा बनाने में सक्षम होगा जो आग और बर्फ दोनों को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। और यह सिर्फ सबसे बुनियादी उदाहरण था। इस कौशल के साथ संभावनाएं अनंत थीं। भविष्य में यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति को मारता है जिसके पास अंतरिक्ष तत्व की शक्ति है और किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास समय तत्व की शक्ति है, तो वह एक ऐसी आत्मा बनाने में सक्षम होगा जो अंतरिक्ष समय की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। रुको रुको, इवान ने खुद को हल्के से थप्पड़ मारा और अपनी कल्पना को रोक दिया जो बेतहाशा भाग रही थी। मुझे ये भी नहीं पता कि यह कौशल कैसे काम करता है और मैं पहले से ही ऐसी आत्माओं को बनाने के बारे में सोच रहा हूं जो अंतरिक्ष समय की शक्ति को नियंत्रित करेंगी, इवान ने खुद से कहा और एक गहरी सांस ली। कौशल का विवरण बहुत अस्पष्ट था और इसके बारे में कई अनिश्चित बातें थीं, जैसे कि आत्माओं को मिलाने के बाद वह उनके साथ क्या कर सकता है। क्या वह उन्हें छाया मरे हुए में बदल सकता है? यदि हाँ, तो शरीर के बारे में क्या? एक नई आत्मा बनाने के लिए उसे दो आत्माओं को आधार के रूप में इस्तेमाल करना होगा और उस आत्मा को छाया मरे में बदलने के लिए उसे एक राक्षस के शरीर की आवश्यकता होगी। लेकिन सवाल यह था कि छाया मरे बनाने के लिए वह किसके शरीर का इस्तेमाल करेगा? सम्मिलन के बाद जो आत्मा निकलेगी वह दो आधार आत्माओं से बिल्कुल अलग होगी। इसके अलावा अन्य सवाल भी थे, जैसे कि क्या वह उन आत्माओं को मर्ज कर सकता है जिन्हें उसने आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करके अवशोषित किया है, या वह केवल उन आत्माओं को मर्ज कर सकता है जिन्हें उसने आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करके अवशोषित नहीं किया है। इवान ने गहरी सांस ली क्योंकि उसके दिमाग में कई सवाल उठे। हाना और सेड्रिक के यहाँ आने में अभी भी कुछ समय है, मुझे तब तक इस कौशल के प्रभाव का परीक्षण करना चाहिए, इवान ने बुदबुदाया और आत्मा सम्मिलन कौशल का उपयोग करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने कौशल का उपयोग करने की कोशिश की, उसे एक समस्या मिली। मैं कौशल का उपयोग नहीं कर सकता, इवान ने बुदबुदाया और अपनी स्थिति विंडो को देखा। जब उसने स्टेटस विंडो को देखा तो उसने देखा कि सोल फ्यूजन स्किल कूल डाउन पर थी और उसे इसे फिर से इस्तेमाल करने से पहले 6 दिन 23 घंटे और 58 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। लगता है कि स्किल कूल डाउन पर चली गई क्योंकि मैंने वोलेट की आत्मा को पहले ही मर्ज कर दिया था, इवान ने बड़बड़ाया और अपना सिर हिलाया। उसने वोलेट की सोल ऑर्ब को देखा और अपने कंधे उचकाए। ठीक है, हालांकि मैं सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकता, फिर भी मैं इस मर्ज की गई सोल के साथ कुछ चीजें कर सकता हूँ। इवान ने अपनी उंगली का इस्तेमाल किया और वोलेट की सोल ऑर्ब को छूने की कोशिश की। इस बार जब उसकी उंगली सोल ऑर्ब से गुजरी तो उसके दिमाग में एक अजीब राक्षस की छवि आई जो एक इंसान और शेड स्टॉकर के संयोजन की तरह दिख रहा था। राक्षस लगभग 2.5 मीटर लंबा था और उसका दुबला शरीर बहुत फुर्तीला लग रहा था। उसका चेहरा बहुत पतला था, लगभग कंकाल की खोपड़ी जैसा दिख रहा था और उसकी त्वचा पीली और राख जैसी थी। उसके हाथ लंबे तीखे दिखने वाले नाखूनों वाले पंजों के आकार के थे। उसके सिर के मुकुट से लंबे सफ़ेद बाल नीचे की ओर बह रहे थे, जिससे वह एक भयानक रूप में दिख रहा था। कुल मिलाकर इवान की नज़र में इस राक्षस की शक्ल निश्चित रूप से 2 साल के बच्चे को डरा सकती है। तो विलय के बाद यह एक मानव राक्षस में बदल गया। इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक मानव और एक भेड़िया आत्मा को मिलाकर एक वेयरवुल्फ बना सकता हूँ? इवान की आंखें चमक उठी जब उसने इसके बारे में सोचा और उसकी कल्पना एक बार फिर से जंगली हो गई क्योंकि उसने आत्मा सम्मिलन का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के घृणित बनाने के बारे में सोचा। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं एक भूत की आत्मा को एक ड्रैगन के साथ मिला दूं तो क्या होगा? क्या मैं एक भूत ड्रैगन बना पाऊंगा? इवान ने जोर से कहा, एक भूत और एक ड्रैगन के संयोजन की कल्पना करो। लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर हिला दिया क्योंकि उसे याद आया कि अरोरा वर्ल्ड में कोई ड्रैगन नहीं है। सोल ऑर्ब पर एक नज़र डालने के बाद उसने कुछ अन्य परीक्षण भी किए। उसने सोल एब्जॉर्प्शन कौशल का उपयोग करके मर्ज किए गए सोल ऑर्ब को अवशोषित करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से वह अन्य सोल ऑर्ब की तरह मर्ज किए गए सोल ऑर्ब को अवशोषित करने में सक्षम नहीं था।
जब उसने शैडो रिजरक्शन कौशल का उपयोग करने की कोशिश की तो उसने पाया कि मर्ज किए गए सोल ऑर्ब को शैडो अनडेड में बदलने के लिए उसे उस राक्षस के शरीर की जरूरत थी जिसका अहंकार उसने 2 बेस सोल ऑर्ब को मर्ज करते समय संरक्षित किया था। मुझे खुशी है कि मैंने शेड स्टाकर के अहंकार के बजाय वोलेक के अहंकार को संरक्षित किया, जबकि उनके आत्मा के गोले को मिलाते हुए। इवान ने बड़बड़ाया और अपने माथे से काल्पनिक पसीना पोंछा। बस इस तथ्य के बारे में सोचना कि अगर उसने शेड स्टाकर के अहंकार को संरक्षित किया होता तो वह एक एस रैंक शैडो अनडेड को देता, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं कुछ अन्य चीज़ों का भी परीक्षण करना चाहता हूं, लेकिन कौशल के ठंडा होने के कारण इसे इंतजार करना होगा, इवान ने बड़बड़ाया और वोलेक को एक शैडो अनडेड में बदलने का फैसला किया। जैसे ही वह छाया पुनरुत्थान को सक्रिय करने वाला था, उसे काजिल से एक संदेश मिला और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। 8 मीटर लंबे और 20 मीटर के पंखों वाले चमगादड़ की तीखी चीख नेफिलियम शहर में गूंज उठी और आग में जल रही इमारतें और घर ढहने लगे। चमगादड़ बैंगनी रंग का था और एक जोड़ रैंक राक्षस की आभा छोड़ रहा था। धमाका धमाका, पूरा शहर अस्त व्यस्त था और ढहती इमारतों और घरों के बीच हर जगह शिकारियों की लाशें दिखाई दे रही थीं। राक्षस शहर में हर जगह घूम रहे थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर रहे थे। शहर के ऊपर मंडरा रहा A+ रैंक का चमगादड़ एक बार फिर अपना मुंह खोलकर इमारतों और घरों को नष्ट करने के लिए एक और हमला करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह चीख पाता, एक काली रोशनी चमक उठी और उसका सिर कट गया। हवा में खून का फव्वारा फूट पड़ा और विशालकाय चमगादड़ का शरीर आसमान से नीचे गिरने लगा। काजिल उस जगह पर आया जहां कुछ देर पहले चमगादड़ था और अपनी ठंडी बैंगनी आंखों से जलते हुए शहर को देखा। उसका बायां हाथ गायब था और उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे। अचानक उसने एक जोरदार विस्फोट की आवाज़ सुनी और उसकी दिशा में देखा। जब उसने विस्फोट की दिशा में देखा तो उसे 5 एस रैंक वालों की आभाएं महसूस हुईं। 5 में से 3 आभाएं मनुष्यों की थीं जबकि 2 राक्षसों की थीं। काजिल की बैंगनी आंखें गुस्से से जल उठीं जब उसने एस रैंकर्स की दिशा में देखा, लेकिन वह उनकी ओर नहीं बढ़ा। उसने नीचे देखा और सोफी और कालिब को कुछ अन्य शिकारियों के साथ पीछे हटते देखा। सभी शिकारियों के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे सभी कुछ हद तक घायल थे। बस 1 घंटे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था और कालकोठरी के प्रकोप के कारण बाहर आए अधिकांश राक्षसों को शिकारियों ने मार डाला था। जब शहर सामान्य होने वाला था, तभी डार्क गिल्ड ने अचानक हमला किया जिसने सभी को चौंका दिया। 3 एस रैंक के राक्षस अपने अधीनस्थों के साथ थे जिन्होंने अचानक हमला किया और 3 एस रैंक के राक्षसों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डेमियन था। 3 एस रैंक के राक्षस गोल्डन लान, सोनिक बैट और लाइटनिंग हॉर्स थे। शिकारी कुछ दिनों तक राक्षसों से लड़ने के बाद पहले से ही थक चुके थे, इसलिए जब अचानक हमला किया गया तो शहर की सुरक्षा बाधा इसे संभाल नहीं पाए और डेमियन और अन्य राक्षस सफलतापूर्वक शहर में घुस गए। डेमियन सहित 4 एस रैंकर्स थे जिन्होंने हजारों राक्षसों के साथ हमला किया, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि शिकारी जो पहले से ही थके हुए थे उनसे लड़ सकें। अचानक हमले के बाद सिर्फ आधे घंटे में आधे से ज़्यादा शहर नष्ट हो गया और हजारों शिकारियों की जान चली गई। नाथन और रॉन जो एकमात्र एस रैंकर थे कुछ नहीं कर सके क्योंकि उन्हें डेमियन, लाइटनिंग हॉर्स और सोनिक बैट ने रोक दिया था। जब नाथन और रॉन डेमियन और अन्य 2 एस रैंक राक्षसों के खिलाफ लड़ रहे थे तो गोल्डन लान आगे बढ़ गया और अन्य शिकारियों को मारना शुरू कर दिया। जब राक्षसों ने एक बार फिर शहर में बाढ़ ला दी तो शिकारियों ने उन ठिकानों की ओर पीछे हटने की कोशिश की जो कालकोठरी के प्रकोप के कारण पूरे शहर में बनाए गए थे। सोफी, मार्क और अन्य लोग भी ऐसे ही थे और उन्होंने भी एक ठिकाने की ओर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक हुए हमले और राक्षसों की बड़ी संख्या के कारण उनका पीछे हटने का रास्ता आसान नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि गोल्डन लान जो अन्य एस रैंक राक्षसों से अलग हो गया था उनके क्षेत्र में दिखाई दिया। जब गोल्डन लान ने सोफी के समूह पर हमला किया तो काजिल ने उसका मुकाबला किया। जब काजिल ने उस पर हमला किया तो गोल्डन लान चौंक गया क्योंकि उसे एस रैंक के शिकारी से सामना होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपने पीछे चल रही राक्षस सेना को उन शिकारियों को मारने का आदेश दिया जो काजिल के खिलाफ लड़ते समय पीछे हट रहे थे। इवान ने काजिल को सोफी और अन्य लोगों की रक्षा करने का आदेश दिया ताकि काजिल किसी भी चीज़ की परवाह न करे और गोल्डन लान के खिलाफ लड़े, जबकि उसे गंभीर चोटें लगी थीं। काजिल की लापरवाह लड़ाई शैली के कारण गोल्डन लान स्तब्ध रह गया। लड़ाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों में काजिल ने अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन उसने गोल्डन लान को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। काजिल जिस तरह से बिना किसी परवाह के लड़ रहा था उससे सुनहरा शेर डर गया था, इसलिए वह गंभीर रूप से घायल होने के बाद भाग गया। जब सुनहरा शेर भाग गया तो काजिल ने उसका पीछा नहीं किया क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य सोफी और अन्य लोगों की रक्षा करना था, इसलिए वह सुनहरे शेर के भाग जाने के तुरंत बाद उनकी ओर चला गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो डेविड और मार्क पहले से ही सुनहरे शेर के साथ आए राक्षसों द्वारा मारे जा चुके थे। पीछे हटने वाले समूह में केवल सोफी, कालिब और कुछ अन्य शिकारी बचे थे।
मार्क और डेविड को मरा हुआ देखकर काजिल अविश्वसनीय रूप से क्रोधित था और उसे लगा कि उसने इवान द्वारा उसे दिए गए मिशन को विफल कर दिया है। गुस्से में उसने सोफी और अन्य लोगों का पीछा करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला क्योंकि मार्क और डेविड पहले से ही मर चुके थे। मास्टर, मुझे खेद है अंडरस्को। यह आपकी गलती नहीं है, इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए। काजिल सब कुछ बताने के बाद माफ़ी मांगने ही वाला था, लेकिन इवान ने उसे बीच में ही रोक दिया। काजिल से सब कुछ सुनने के बाद वह पहले ही समझ गया था कि डेविड और मार्क की मौत उसकी गलती नहीं थी। अब मुझे क्या करना चाहिए मास्टर? इवान द्वारा माफ़ी मांगने से रोकने के बाद काजिल ने पूछा। काजिल की बात सुनकर इवान एक पल के लिए चुप हो गया। उसने एक पल के लिए सब कुछ सोचा और फिर उसे जवाब दिया। अभी के लिए सोफी और कालेब की रक्षा करो, मैं कल तक वहां पहुंच जाऊंगा। काजिल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने सुना कि इवान वहां आ रहा है, लेकिन वह जल्दी ही अपने होश में आ गया। वैसे अचानक उसे फिर से इवान की आवाज़ सुनाई दी, डेविड और मार्क के शवों का क्या हुआ? जब मैं वहां पहुंचा तो वे दोनों पहले से ही राक्षसों द्वारा खाए जा चुके थे। उद्धरण। मैं समझ गया, इवान ने एक पल की चुप्पी के बाद जवाब दिया। बस सोफी और कैलेब की रक्षा करो, मैं कल तक वहां पहुंच जाऊंगा। समझ गया मास्टर, काजिल ने जवाब दिया और इवान ने छाया इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया।